हेलो एवरीवन। आज हम फोटोकेमिस्ट्री का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बियर लंबर्ट्स लॉ अर्थात बियर लंबर्ट का नियम। बियर लंबर्ट का नियम प्रकाश अवशोषण का नियम है अर्थात लाइट एब्जॉर्प्शन का लॉ है। बियर लंबर्ट लॉ दो भागों में डिवाइड है, लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ। सर्वप्रथम लैम्बर्ट्स लॉ अर्थात लैम्बर्ट का नियम। लैम्बर्ट का नियम सन 1760 में दिया गया। यह नियम क्या है? यह नियम बताता है कि जब किसी भी प्रकाश की किरण को, प्रकाश कौन सा? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? ऐसा प्रकाश जिसकी एक वेवलेंथ हो, यानी ऐसी प्रकाश की किरणें जिनकी तरंग दैर्घ्य एक हो, सिमिलर हो, एक जैसी हो, अर्थात सिमिलर वेवलेंथ की लाइट को अर्थात मोनोक्रोमेटिक लाइट एक वर्णी प्रकाश की किरणों को जब समांगी माध्यम में से गुजारा जाता है अर्थात होमोजीनियस मीडियम में से गुजारा जाता है। होमोजीनियस मीडियम समांगी अवशोषक, ऐसे अवशोषक जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन सर्वत्र एक समान हो, यूनिफॉर्म हो। तो होमोजीनियस मीडियम हमें पता चल गया कि होमोजीनियस मीडियम ऐसे मीडियम जिनका केमिकल कंपोजिशन सर्वत्र एक समान हो। मोनोक्रोमेटिक लाइट हमें पता चल गई, ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ सिमिलर हो अर्थात एक हो और एक ही हो, एक जैसी हो। तो जब हम होमोजीनियस मीडियम में से किसी लाइट रेज को, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स को, लाइट की विकिरणों को अर्थात रेज को, किरणों को यदि हम पास करते हैं होमोजीनियस मीडियम में से, तो क्या होता है? प्रकाश की इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता में अवशोषक माध्यम की मोटाई यानी थिकनेस के साथ कमी आती है और यह कमी जो होती है यह आपतित प्रकाश की तीव्रता अर्थात इंसिडेंट लाइट की तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने यह कहना चाहा कि जो आपतित प्रकाश है, देखिए जैसे ये फिगर है, इस फिगर में यहाँ इस वेसल में, इस पात्र में कांच का बना हुआ वेसल है, वेसल में कोई पदार्थ भरा हुआ है और यह जो पदार्थ है जो इस पर हमने लाइट डाली यानी प्रकाश की किरणों को आपतित किया। कितनी? I0 इंटेंसिटी की लाइट को आपतित किया, फॉल किया। फॉल करने से क्या होगा? यह जो किरणें हैं यह इस वेसल, इस पात्र की थिकनेस के साथ एब्जॉर्ब होगी, थिकनेस के साथ पास होगी और पास होके ट्रांसमिटेड लाइट यानी लाइट जो है यह बाहर की तरफ पारगमित हो जाएगी। लाइट का जो इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट है उस वो क्या होगी? आई होगी। अर्थात लाइट यहाँ से आपतित हो रही है, कुछ मीडियम के द्वारा अवशोषित होती है कुछ पार्ट, और अवशोषित होने के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है यानी पारगमित हो जाता है। तो हमने यह कहा कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम होमोजीनियस मीडियम पे फॉल करते हैं, गिराते हैं, आपतित करते हैं, तो लाइट की तीव्रता में या लाइट की इंटेंसिटी में थिकनेस, प्रकाश की थिकनेस के साथ हुई कि जो कमी है वो इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो जहाँ x क्या है? यहाँ x तो है थिकनेस ऑफ द मीडियम, माध्यम की मोटाई है। I है माध्यम की x मोटाई से गुजरने के बाद विकिरणों की शेष तीव्रता। I क्या है? माध्यम की x थिकनेस के से गुजरने के बाद विकिरणों की शेष तीव्रता, जिसे कि हम रिमेनिंग इंटेंसिटी कहते हैं। तो यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें, यहाँ इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? k डैश कहते हैं। ठीक है, तो -di/dx इज इक्वल टू KI, ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। k क्या है यहाँ? k इज अ कांस्टेंट, k कांस्टेंट है जिसे कि हम एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं। और यदि हम dx को हम राइट हैंड साइड ले आए यानी dx को हम यहाँ से यहाँ ले आए और I को डिनोमिनेटर में ले लें अर्थात di/i, अर्थात हम इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं -di/i इज इक्वल टू k इंटू dx। यह हमारी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में dx क्या है, di और dx क्या है? di है अनंत सूक्ष्म मोटाई यानी अनंत सूक्ष्म थिकनेस, dx यानी इनफाइनाइट साइमली स्मॉल थिकनेस dx से गुजरने पर किरणों की तीव्रता में हुई अनंत सूक्ष्म कमी।
तीव्रता में हुई अनंत सूक्ष्म कमी डी और dx है अनंत सूक्ष्म थिकनेस। तो अनंत सूक्ष्म थिकनेस से गुजरने के बाद किरणों की तीव्रता में हुई कमी को हम डी कहते हैं। और यह जो डी है यह डी अपॉन आई इज प्रोपोर्शनल टू dx या इज इक्वल टू k इंटू डी एक्स के यह बराबर हो जाती है। और अब यदि हम इस इक्वेशन में k का मान जो है k क्या है, k का मान है अवशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। k किस पर निर्भर करता है, k इज अ कांस्टेंट, k एक स्थिरांक है जिसका मान अवशोषक पदार्थ जो मीडियम में एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट, जो मीडियम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें एब्जॉर्बेंट पदार्थ की प्रकृति यानी नेचर पर डिपेंड करता है k की वैल्यू। अब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इक्वेशन का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स I0 टू I, डी अपॉन आई का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स I0 और I, यानी लोअर लिमिट है हमारी I0 अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता और I x थिकनेस से गुजरने के बाद तीव्रता में हुई कमी, शेष बची तीव्रता I। ठीक है, तो I0 से I की लिमिट्स के सीमाओं के मध्य समाकलन हो गया डी अपॉन आई का इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स x इज इक्वल टू 0 थिकनेस से x थिकनेस तक का इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, यह सीमाएं हैं। तो लोअर लिमिट हो गई x इज इक्वल टू 0 यानी 0 थिकनेस और अपर लिमिट हो गई x। ठीक है, तो अब यदि हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसको जब सॉल्व करते हैं इक्वेशन को तो यह हमारा जो फॉर्म है ये क्या फॉर्म आ जाती है, डी आई अपॉन आई विल बी चेंज इनटू एल एन आई अपॉन I0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो यह किस फॉर्म में आई, यह फॉर्म में आई एल एन आई अपर लिमिट माइनस एल एन I0 और एल एन आई माइनस एल एन I0 को हम क्या लिख सकते हैं, एल एन आई अपॉन I0, क्योंकि माइनस सब्सट्रैक्शन में जब होती हैं लिमिट्स तो उनको लॉग के फॉर्म में जब लिखते हैं तो वो डिवीजन में आ जाते हैं अर्थात भाग में आ जाते हैं। तो एल एन आई अपॉन I0 इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इधर हमने जब इसका इंटीग्रेशन किया तो क्योंकि के तो क्या है, के कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो यह तो बाहर आ जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा माइनस के। और इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का होगा। dx का इंटीग्रेशन अपर लिमिट है x और लोअर लिमिट है 0, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो गया एल एन आई अपॉन I0 इज इक्वल टू माइनस के एक्स के रूप में इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। और यह जो हमारी इक्वेशन है यह इक्वेशन लैम्बर्ट्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, यानी दिस इक्वेशन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, अब यदि हम इसका नेचुरल लॉग हटा दें, नेचुरल लॉग को यदि हम रिमूव करते हैं यहाँ इस इक्वेशन में एल एन आई अपॉन I0 इज इक्वल टू माइनस के एक्स में से नेचुरल लॉग को यदि हम रिमूव करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, I अपॉन I0 एंड दिस राइट हैंड साइड विल बी चेंज्ड इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यह जो RHS साइड है यह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाती है जो कि हमने पहले पढ़ रखा है। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है I अपॉन I0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स, एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस के एक्स। और फाइनली हम कह सकते हैं I विल बी इक्वल टू I0 इंटू एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस के एक्स के बराबर हो जाती है। तो यहाँ I0 क्या है, I तो इंसिडेंट रेडिएशन की तीव्रता है यानी आपतित विकिरणों की तीव्रता है, और I क्या है, यह पारगमित विकिरणों की तीव्रता है यानी ट्रांसमिटेड लाइट की तीव्रता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लैम्बर्ट्स लॉ जो है वह I इज इक्वल टू I0 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस के एक्स के बराबर हो जाती है। अब अतः हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अवशोषक पदार्थ द्वारा अवशोषित विकिरणों की तीव्रता आई एब्जॉर्प्शन कितनी हो जाएगी। आई एब्जॉर्प्शन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आई एब्जॉर्प्शन किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू, यह किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू I0 माइनस IT, यह I0 माइनस IT के इक्वल होता है। और I0 क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता, और IT क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट की तीव्रता, और IT क्या है, IT हमारा इन लगभग इक्वल होती है यानी इक्विवेलेंट होती है I के इक्विवेलेंट लिखा है हमने IT को, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है IA इज इक्वल टू I0 माइनस I, यानी इंसिडेंट रेडिएशन जो है ट्रांसमिटेड लाइट के जो रेडिएशंस हैं यह x थिकनेस के साथ जो प्रकाश की तीव्रता जो है उस तीव्रता के बराबर हो जाती है। तो हमने I की वैल्यू क्या रिप्लेस करनी है यहाँ, फ्रॉम द लैम्बर्ट्स लॉ I इज द व्हाट,
आई इज़ दी I0 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस के एक्स के बराबर है। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है आई ए इज इक्वल टू I0 माइनस I0 एक्सपोनेंशियल रेज टू माइनस के एक्स। अब I0 कॉमन है, यहाँ कॉमन है तो हम इनको बाहर लिख देते हैं I0 और विद इन द ब्रैकेट हम लिख देते हैं 1 माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस के एक्स। तो यह हमारा लैम्बर्ट लॉ का नया फॉर्म है, जिसको कि इस फॉर्म में भी हम लैम्बर्ट लॉ को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट लॉ जो होता है वो नेक्स्ट लॉ है बियर्स लॉ। बियर्स ने यानी बियर नाम के साइंटिस्ट ने सन 1852 में 1852 में नियम दिया और इस नियम के यह नियम इसने बियर ने सॉल्यूशंस पर अप्लाई किया, यानी विलियनों पर लागू किया। और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यदि सी हो तो बियर ने क्या बताया कि बियर ने इस नियम को सॉल्यूशंस पर, लैम्बर्ट के नियम को सॉल्यूशंस पे अप्लाई करके कौन सा नियम दिया, बियर लैम्बर्ट लॉ दिया, बियर लैम्बर्ट का नियम दिया। और इस नियम के अनुसार क्या होता है, बियर के नियम के अनुसार कि यदि किसी मोनोक्रोमेट लाइट की किरण पुंज को किसी एब्जॉर्बेंट पदार्थ के विलयन से गुजारा जाता है, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी एब्जॉर्बेंट मीडियम से गुजारा जाता है, पदार्थ से गुजारते हैं, तो एब्जॉर्बेंट जो विलेन है उसमें इसकी लाइट की तय की गई दूरी यानी प्रकाश की दूरी के साथ प्रकाश की तीव्रता में कमी होती है, यानी प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसके साथ प्रकाश की तीव्रता में लाइट की इंटेंसिटी में कमी आएगी। और लाइट की इंटेंसिटी में जो कमी है वो किस किस के समानुपाती है, यह आपतित विकिरणों की तीव्रता के तो समानुपाती है ही, इंसिडेंट लाइट की रेडिएशन के इंटेंसिटी के तो समानुपाती है ही, साथ ही साथ जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन के भी समानुपाती होती है। तो हम ये कह देंगे कि प्रकाश की तीव्रता में सॉल्यूशन की दूरी यानी प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी के साथ प्रकाश की तीव्रता में हुई कमी, ये है माइनस DI/dx इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी प्रकाश की तीव्रता आई यानी ट्रांसमिटेड लाइट की तीव्रता या आपतित प्रकाश की तीव्रता जो है वो, और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता। और यह जो है यह इक्वल हो जाएगी अब जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटाने पर यह एक कांस्टेंट के डैश से रिप्लेस हो जाता है प्रोपोर्शनलिटी साइन, और के डैश से जब ये रिप्लेस हो जाता है तब हम इसको कह सकते हैं माइनस DI/dx, हमारी इक्वेशन बन जाती है इक्वल टू K-IC। K-IC के बराबर हमारी इक्वेशन बन जाती है, जहाँ C क्या है, C विलयन की मोलर कंसंट्रेशन है, K- क्या है, K मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट है, K मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट है, और जिसकी वैल्यू अवशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। K की वैल्यू किस पर निर्भर करती है, अवशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अतः हम कह सकते हैं कि बियर लैम्बर्ट लॉ को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं माइनस DI/I। बियर लैम्बर्ट लॉ क्या हो गया, माइनस DI/I K-C/dx। अब इस समीकरण का भी हम इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे विद इन द लिमिट्स I0 to I, LHS का तो इंटीग्रेशन करेंगे I0 to I लिमिट्स के मध्य, और इस साइड का इंटीग्रेशन हम किस में करेंगे, इस साइड का जो राइट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड का तो I0 और I लिमिट्स के मध्य इंटीग्रेशन करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रेशन है वही dx, क्योंकि x की वैल्यू में चेंज हो रहा है तो x इज इक्वल टू 0 से x लिमिट्स के मध्य हम इंटीग्रेशन करेंगे। और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमारा ये DI/I का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, DI/I का इंटीग्रेशन ln अपर लिमिट I ln I माइनस ln I0 है ना, ln I माइनस ln I0, माइनस साइन जो ये बाहर है यह बाहर एज इट इज़ यहाँ लग गया, तो माइनस ln I माइनस ln I0 इज इक्वल टू, और इसकी अपर लिमिट जो है x है, लोअर लिमिट x0 है राइट हैंड साइड की, तो यह हो गया K- का इंटीग्रेशन नहीं होगा और C का इंटीग्रेशन नहीं होगा, C कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कांस्टेंट है और K- भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन होगा dx का, और dx की अपर लिमिट की वैल्यू है x, तो dx की वैल्यू अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो x माइनस 0 है ना,
k डैश इंटू सी इक्वल टू x माइनस जीरो, यह इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। और x माइनस जीरो विल बी इक्वल टू x माइनस जीरो को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, x के इक्वल रख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन जो है वो इस प्रकार से बन जाएगी। अब ln i माइनस ln i जीरो को हम और क्या लिख सकते हैं, ln i अपॉन आई जीरो, और ये माइनस साइन एज इट इज़ यहाँ आ गया, तो माइनस ln i अपॉन आई जीरो इक्वल टू k डैश सी एक्स, और ln i अपॉन आई जीरो विल बी इक्वल टू, अब ये जो माइनस साइन है इसको हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं और यह इक्वेशन बन जाती है माइनस के डैश सी एक्स के बराबर हो जाता है। और हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू हो जाती है आई इक्वल टू आई जीरो एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस के डैश सी एक्स। ये जो है इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब नेचुरल लॉग को जब हम रिमूव करते हैं तो क्या होता है, नेचुरल लॉग रिमूव होने से राइट हैंड साइड का जो भी पार्ट है वह पार्ट एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाता है। तो हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गई ln i अपॉन आई जीरो को हमने लिख लिया i अपॉन आई जीरो एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस के डैश सी एक्स। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी आई अपॉन आई जीरो इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस के सी एक्स, और आई जीरो को भी हम इस साइड ले गए तो ये हमारी वैल्यू हो गई आई इज इक्वल टू आई जीरो इंटू एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस के डैश सी एक्स। अब यदि यहाँ नेचुरल लॉग को हम रिमूव करते हैं, नेचुरल लॉग को रिप्लेस करते हैं लॉग टू द बेस 10 से, तो हमारा ln जो है इट विल बी चेंज्ड इनटू 2.303 से ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यह इक्वेशन हमारी बन जाती है 2.303 लॉग आई अपॉन आई जीरो इज इक्वल टू माइनस के डैश सी एक्स। और 2.303 को भी यदि हम राइट हैंड साइड ले आएँ यानी के डैश से डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी लॉग आई अपॉन आई जीरो इज इक्वल टू माइनस के डैश अपॉन 2.303 इंटू सी इंटू एक्स। और ये जो ये वैल्यू है यह एक कांस्टेंट है, क्योंकि के डैश भी कांस्टेंट है और 2.303 भी कांस्टेंट है। तो यह किसके इक्वल लिख देंगे, इसको एक नए कांस्टेंट के न्यू कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, और ये नए कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, अल्फा। नए कांस्टेंट को हम लिख देते हैं अल्फा, जिसे कि हम मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट या मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट भी कहते हैं। तो के डैश अपॉन 2.303 को हमने किसके इक्वल रख दिया, अल्फा के इक्वल रख दिया, और तो हमारी इक्वेशन बन गई लॉग आई अपॉन आई जीरो इज इक्वल टू माइनस अल्फा सी एक्स। और लॉग आई अपॉन आई ज़ीरो जो है, आई अपॉन आई ज़ीरो को यदि हम, ये माइनस साइन है, इसको हम माइनस साइन को यदि हम हटा देते हैं, इसकी जगह प्लस साइन कर देते हैं, तो लॉग आई अपॉन आई ज़ीरो किस में चेंज हो जाएगा, लॉग आई ज़ीरो आई में चेंज हो जाए, आई ज़ीरो अपॉन आई में चेंज हो जाता है। और यहाँ हमारा पॉजिटिव अल्फा सी एक्स हमें ऑब्टेन हो जाता है राइट हैंड साइड में, जहाँ अल्फा क्या है, मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट भी कहते हैं, अल्फा को मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट्स भी कहते हैं। कहीं इसको अल्फा से शो करते हैं और कहीं इसको ई से भी शो किया जाता है। तो अल्फा की वैल्यू हो गई के डैश अपॉन 2.303। और अब एक नई टर्म आती है एब्जॉर्बेंस अर्थात अवशोषकता। अवशोषकता एब्जॉर्बेंस को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है लॉग आई जीरो अपॉन आई के बराबर होती है। तो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू अगर हम बियर-लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखें, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग आई जीरो अपॉन आई इज इक्वल टू ई सी एल कह दो, या इसको अल्फा सी एल कह दो, या अल्फा सी एक्स कह दो। एल इज द लेंथ और एक्स इज द थिकनेस, तो लेंथ भी सेंटीमीटर में, थिकनेस भी सेंटीमीटर में, तो दोनों में से कोई एक हम लिख सकते हैं। लेंथ भी लिख सकते हैं किरणों द्वारा तय की गई दूरी, या किरणों द्वारा तय की गई दूरी एक्स सेंटीमीटर में या एल सेंटीमीटर में। तो हमारी जो इक्वेशन है वो यह हो जाती है ई, जिसे कि हम अल्फा भी कह सकते हैं। ई को क्या कह सकते हैं, अल्फा भी कह सकते हैं, यानी मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट या मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट, या इसको हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी बोल सकते हैं, मोलर अवशोषकता भी बोल सकते हैं, जिसकी यूनिट होती है लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर इनवर्स। एल इज द लेंथ ऑफ द लाइट पाथ, यानी प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी सेंटीमीटर में, जिसे एक्स थिकनेस भी हम कह सकते हैं, और सी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड इन सॉल्यूशन, यानी पदार्थ का विलयन, पदार्थ की विलयन में सांद्रता जो होती है, जो कि मोलर कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर में इसको हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने एब्जॉर्बेंस को पढ़ा, और एब्जॉर्बेंस के बाद आती है ट्रांसमिटेंस। नेक्स्ट टर्म होती है ट्रांसमिटेंस अर्थात पारगम्यता।
पारगम्यता जो होती है वह होती है I/I0 का रेशो ऑफ I/I0 इज कॉल्ड एज ट्रांसमिटेंस, जिसे कि T से व्यक्त करते हैं, T से प्रदर्शित करते हैं। हमें पता है एब्जॉर्बेंस क्या होती है, ECL के बराबर है, और log I0/I को हम एब्जॉर्बेंस कहते हैं। तो log I0/I को जब हम एब्जॉर्बेंस कहते हैं तो log 1/T को हम भी एब्जॉर्बेंस कह सकते हैं। तो एब्जॉर्बेंस विल बी इक्वल टू क्या होगा, log 1/T। और log 1/T को क्या लिखेंगे, log 1 माइनस log T, और log 1 की वैल्यू 0 होती है तो 0 माइनस T, यानी माइनस log T के बराबर हमारी एब्जॉर्बेंस, यानी A इज इक्वल टू माइनस log T के बराबर होता है। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू माइनस log T, माइनस log T के बराबर एब्जॉर्बेंस होती है। आता है T क्या होगी, ट्रांसमिटेंस जो होगी यानी पारगम्यता हो गई, वो किसके बराबर हो गई, माइनस ECL या माइनस अल्फा CL या माइनस अल्फा CX के बराबर होती है। आज हमने हमारे बीएड लंबर्ट लॉ को इस प्रकार से पढ़ा, एब्जॉर्बेंस पढ़ी और ट्रांसमिटेंस पढ़ा। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।